हिंदी कथा साहित्य जगत में लेखिका रीता शुक्ल का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। भारतीय ग्राम्य संस्कृति पर लिखी गई उनकी कहानियाँ उनको लेखकों की प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर देता है। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी प्रतीक्षा। पड़ोस में किसी के यहाँ पुत्रोत्पत्ति हुई है शायद। सोहर की मीठी लय सुनाई पड़ रही है। कांसे की थालियाँ एक साथ खनखना उठी हैं। फिर किसी कौशल्या की गोद में कोई राम अवतरित हुआ है। हवा की तरंग पर चढ़कर आ रहे सोहर के पारंपरिक बोल मेरे कानों से टकरा रहे हैं। राजा दशरथ हीरे मोती लुटा रहे हैं। रानी कौशल्या अपनी देह के आभूषण उतार कर दे रही हैं। घर घर बधावा बज रहा है। आज अवध में राम का अवतार जो हुआ है। रानी कौशल्या यानी सोनहुला काकी और अवध यानी गरीबी के धुंधलके में जीवन मरण का त्यौहार मनाने वाला भोजपुर का छोटा सा गांव तिवारीपुर। इसी गांव के सिवान पर बैलगाड़ी का रंगीन ओहार उठाकर 13 वर्षीय नववधू सोनहुला काकी ने असीम कौतूहल से झांका था। कदम की टहनी पर बैठी कोयल कूक उठी थी। कुहू कुहू। काकी ने लजाकर तुरंत ओहार नीचे गिरा दिया था। क्या कह दिया दई मारी कोयलिया ने, तुम सुंदर हो? मैं सचमुच सुंदर हूँ क्या? काकी ने हाथ की मुंदरी निहारी तो पैरों में पड़ी झांझ झनकार कर उठी। बैलगाड़ी के आगे आगे पैदल चलते बिहारी काका, मलमल का गुलाबी कुर्ता, पीली धोती, पैरों में आलता, आंखों में काजल। सोनहुला काकी अपने सजीले दूल्हे की एक झलक देखकर लाज से दोहरी होती अपने आप में सिमट गई थी। पड़ोस का नवजात शिशु केहाँ करके रोने लगा है। उसे भूख लगी होगी, उसे माँ का दूध चाहिए। सोनहुआ काकी ने ब्याह के तत्काल बाद ही मातृत्व के कोमल सुख का अनुभव पा लिया था। उम्र के 17वें साल में वे माँ बन गई थीं। काकी के पैरों में हमेशा बजती रहने वाली सांस, उनकी नगबेसर, उनकी चटकीली रंगीन साड़ियों के साथ ही साथ उनके रोचक किस्से, कहानियों का जादू हर सांझ हमें उनकी दहलीज तक खींच लाता था। चिरायता की शक्ल की उनकी नगबेसर के बड़े आकार को देखकर टोले की लड़कियां अक्सर ही मजाक करती, ये छूछी है या छूछा काकी? काकी जी खोल कर हंसती। अब सरसों के दाना वाला जमाना बा, तब यह चाल रहे। दोनों गोरी बाहों को मोटे मोटे गुदने, गले में कटावदार हंसली, पैरों में झांझ, माथे पर तेल से में पिघलाए हुए सिंदूर का टीका। सोनहुला काकी का श्रृंगार अब भी मेरी आंखों में है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे हर घड़ी घेर बांध कर अपने पास बुलाती रहती थीं और मैं बाहर से नीचे जाने का कोई भी मौका कतई नहीं छोड़ती थी। छोटे छोटे सवाल पूछकर काकी को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। काकी, आपकी दोनों बाहों पर ये गोदने क्यों हैं? आपकी साथियाँ इतनी चटक कैसे रहती हैं? काकी, एक बार फिर वही झांझ वाला किस्सा सुनाइए ना। काकी पहले तो मुझे एक बनावटी ताड़ना देती। चल हट बदबनौनी कहीं की। 14-15 बरस की बिटौनी, काम काज सिखबू कि हमरा पीछे पीछे घूमत रहबू। फिर वे बताती किस तरह सास की गोदी में लेटकर उन्होंने गोदना गुदवाया था। उनके समय में सब औरतों को गोदना गुदवाना जरूरी था। काकी की सास ने उन्हें गोदने का महत्व समझाया था। मरला पा सब निशानी छूट जाइए, यह गोदनवा साथ जहिए, जम के दुआरी यह पहचान रही। किर्र किर्र गोदना गोदने वाली नटनी की बारीक सुई काकी की कोमल चमड़ी में चुभती हुई फूल पत्तियां उभारती गई थी और काकी की आंखों से टप टप आंसू बहते गए थे। काकी का झांझ वाला किस्सा सबसे मज़ेदार था। सोमेश्वर भैया जब उनके पेट में थे तब एक रात अचानक उनके दोनों पैर सूज गए थे। पल पल पैरों की सूजन बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि उनकी झांझ पैरों में फंसकर चुभने लगी। तकलीफ बहुत बढ़ गई तो बिहारी काका झांझ कटवाने के लिए गांव के भगेलू सुनार को बुलाने गए। अब काकी चंग पर चढ़ गईं। मर जाइब तो मर जाइब, बाकी बाहरी मर्द के सामने गोड़ न उघारे। बात पूरे टोले में फैल गई। तब बूढ़े वैद्य पंडित सरजू प्रसाद जी ने खबर भिजवाई, कन्या से कहो गुनगुने पानी की बाल्टी में पाँव डुबोकर बैठ रहे हैं, कुछ फायदा होगा। सूजन तो खैर कम हो गई थी, लेकिन गांव भर में बात फैल गई थी कि काकी के पांव भारी हैं और इसी लाज से काकी रातों रात नैहर चली गई थी।
मैं हर बार काकी से अपनी ओढ़नी रंगवा लाती। उनकी रंग बिरंगी साड़ियों पर मेरी आंखें अटक कर रह जाती थीं। कपड़े रंगने का कितना आसान तरीका था उनका। हर श्रृंगार के फूलों को सिलबट्टे पर पीस कर नारंगी रंग निकाला जाता। पटहारिन के यहाँ से लाल हरे रंगों की पुड़िया आती और पलक झपकते रंगों के घोल में डुबो डुबो कर साड़ियाँ और ओढ़नियाँ अलगनी पर लटका दी जाती। नैहर वालों की याद सोनहुला काकी की छाती में पुराने जख्म की तरह हमेशा टीसती रहती थी। सावन भादों के महीने में गंगा का पानी उमड़ता हुआ जब चारों तरफ खेतों में लहराने लगता, तब ऊंचे अरार पर खड़ी काकी की आंखें अपने आप बरसने लगतीं। गंगा की विनाशकारी बाढ़ ने उनके पूरे परिवार को एक ही बार में अपनी चपेट में ले लिया था। सबसे ज़्यादा याद करती थीं वे अपने छोटे भाई किशुन को। घर में सबसे सुंदर सबसे तेज हमार भाई। आखिरी दिन तक कहत रहे, गंगा जी बढ़ियाल जात बाणी, घर के मुँह छोड़ के दिदिया के गांव चले के चाही। लेकिन माई बाबूजी केहू होकर बात के सुनवाई ना कही। मेरे ब्याह के दूसरे साल बिहारी काका चल बसे थे। सोनहुला काकी की झांझ बजते बजते अचानक खामोश हो गई थी। सोमेश्वर भैया तब बीए में पढ़ते थे। चटकीले पहरावे की जगह पूरी साड़ियों में लिपटे सोनहुला काकी के श्रृंगार विहीन रूप की कल्पना मुझे सहला जाती। काकी के विधवा वेश को झेल पाने की सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि मैं गांव से बहुत दूर चली आई थी। बिहारी काका के गुजर जाने के बाद सोनहुला काकी का जीवन वैसा निर्द्वंद नहीं रह गया था। सामा चकैया का करुण विदाई गीत काकी के जीवन में साकार उतर आया था। सामा खो गया था और चकैया उसे ताल ताल वन वन आकाश पाताल सब जगह खोजती फिर रही थी। वो अपने साथ चकैया के सारे गीत भी समेट कर लेता चला गया था। गांव वालों ने काकी को सलाह दी थी, सोमेश्वर को अब अपनी बपौती संभालनी चाहिए। दुखिया महतारी को भी धीरज बंधेगा, बेटा नज़र के सामने रहेगा। सोमेश्वर भैया की आगे के पढ़ने की इच्छा थी। सोनहुला काकी ने भी बेटा का ही पक्ष लिया। उनके हमजोलियों ने उन्हें ऊंच नीच भी समझाया था। शहर की हवा लग गई तो लड़का बहक जाएगा, कच्ची उम्र है और अब तो बाप का साया भी सिर पर नहीं है। देखा नहीं अवधेश नारायण का बेटवा डाकदरी पढ़ने गया था, ईसाइन से प्रेम ब्याह कर बैठा। भाई बाप कुल खानदान सब छूट गया। सोनहुला काकी ने एक ही बात से सबको चुप करा दिया, जवन सोमेश्वर के खुशी तब ने हमार खुशी, अब कभी कवनो जबरदस्ती न करब। सोमेश्वर भैया ने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की डिग्री ली और वहीं प्राध्यापक हो गए। सोनहुला काकी बिना किसी प्रतिवाद के बेटे की हर बात मानती गई थी। सोमेश्वर भैया को अपने साथ पढ़ने वाली एक पंजाबी लड़की भी पा गई। न सगुन उठा था, न हल्दी चढ़ी थी, न बारात सजी थी, न बधावे बजे थे। काकी अपने बेटे के साथ अकेली ही पटना गई थी, बहू की मुँह दिखाई जो करनी थी। बरसों पुरानी पोटली में सहेज के रखा गया कंठा उसके गले में पहनाना था। एक बार काकी ने वो भारी भरकम कंठा मुझे दिखाया था। पुत्रवती होने की असीस के साथ काकी की सास ने वो कंठा उनके गले में पहनाया था। पता नहीं काकी की सुशिक्षित विजातीय बहू को उनका उपहार पसंद आया या नहीं। काकी तो दूसरे दिन गांव लौट आई थी। गांव की कुछ औरतों ने आपस में इशारेबाजी भी की थी। इतनी जल्दी लौट आई, सरदारनी बहू के साथ एक दिन भी नहीं ठहर पाई। तंदूरी रोटी का स्वाद तो चखाती। अब क्या करेंगी सोनहुला देई, बड़ा बेटे का गुमान करती थी, निकल गया पखेरू हाथ से। सोनहुला काकी की चुप्पी हरेक की बात का जवाब बन बैठी थी। असाधारण रूप से गुमसुम रहना स्वभाव था। 10 वर्ष बाद गांव जाने का मौका मिला। नन्हे सिद्धार्थ का मुंडन करवाना था। अम्मा ने मनौती मान रखी थी, गांव के काली चौरे पर ही उसका मुंडन होगा। जैसे जैसे बस गांव के करीब आती जा रही थी, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सोनहुला काकी से मिलने के लिए मेरी आकुलता असंयत हो उठी थी। पूरा सफ़र काकी की चर्चा करने में ही कटा था। अम्मा ने बहुत सी बातें बताई थी। काकी के सगे देवर ने उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें बेघर बार करने की पूरी साजिश की थी। बहलाने फुसलाने का काकी पर कोई असर न होता देख उन्होंने काकी के दोनों बनिहारों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। काकी अपने दखर खेत की जुताई के लिए खुद ही हल बैल लेकर फेटा बांधे निकल आई थीं। बाद में गांव वालों ने काकी के देवर की खूब थुक्कम फजीहत की। दोनों बनिहार भी अपने लालच की बात स्वीकारते काकी से माफ़ी मांगते उनके पास लौट आए थे। कुछ भी कहो, सोनहुला ने बड़ा तप किया।
गांव में अकेली रहकर अपने बूते पर सब कुछ संभालती रही। ना किसी के सामने हाथ पसारा, ना किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने गई। गांव के पास बस रुकी। पश्चिम पट्टी के खेतों की मेड़ पर सबसे आगे मैं, सिद्धार्थ को लिए हुए, पीछे से ताकीद करती, अम्मा कोड़ाई का खेत है, उबड़ खाबड़ ज़मीन, संभल कर चलो, इतनी जल्दी क्या है। जल्दी थी, सोनोला काकी से मिलने की जल्दी, उनसे जी भर बातें करने की उतावली मेरे पैरों में गति भर रही थी। दूर दिखाई पड़ रहा था बड़का टोला, आम, इमली, कटहल और महुआ के पेड़ों से घिरा हुआ। पहले हमारा घर, दूसरा सोनोला काकी के देवर का और तीसरा सोनोला काकी का। बांस के रंगीन चंगेरी लेकर काकी महुआ बीनने निकला करती थी। सुखिया उगे उकारा पहले बगीचा में निकल के महुआ बीने के उत्साह बूझे के होके त हमरा साथे चल बचिया। महुआ के महक में डूबल पीठ बतास बहत रहेला, आठों अंग से गीत के इनकार फूटे लगेला। महुआ टपकने का मौसम नहीं था, लेकिन महुआ के पेड़ के नीचे पहुंचकर सोनोला काकी के वे मीठे अनुभव एक बारगी मेरी चेतना में उभर आए। काकी का प्रिय गीत, जिसे वो महुआ चुनते समय अक्सर ही गुनगुनाया करती थी, मेरे कानों में बजने लगा था। आज मोरे राम अवधपुर आई हैं। मैंने चलते चलते अम्मा से सोमेश्वर भैया के बारे में पूछ लिया। काकी के राम सीता आजकल कहाँ है अम्मा? कौन सोमेश्वर? वो तो विदेश चला गया, उसकी बहू भी साथ ही गई है, कोई 6 महीने हुए होंगे। गांव की अपनी अंगनाई में पहुंची तो मिलने वालों की भीड़ लग गई। मेरे बचपन की सखी सावित्री ने मुझे अखबार में बांध लिया। काकी कैसी है सावित्री? मेरा पहला सवाल यही था। सोनोला काकी की बात पूछ रही है सखी? काकी बहुरा सी गई है। सोमेश्वर भैया के विलायत जाने के बाद काकी के नाम उनका एक पार्सल पहुंचा था, 4 साड़ियाँ और थोड़े से रुपए। काकी बेटे की सौगात को छाती से लगाकर अपनी कोठरी में बंद हो गई थी। दिन भर बिना खाए पिए वैसी ही पड़ी रही थी। हम लोगों ने बहुत चिरौरी की, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। आधी रात के सन्नाटे में काकी की कोठरी से सोहर गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। आज मेरे राम अवधपुर आई हैं। राम के बैठई बे सोने के सिंहासन, सिया जी के आंचर ओट, आज मोरे राम अवधपुर आई हैं। सोनोला का गीत सुनकर गांव भर की आंखें भर आई थीं। अब सोनोला काकी नहीं बचेंगी सखी। बेटे की ममता ने उन्हें एकदम सुखा दिया है। तू देखेगी तो पहचान भी नहीं सकेगी। दिन रात अपनी कोठरी में पड़ी करहाती रहती हैं, जैसे कोई ताजी ब्याई गाय अपने मरे हुए बछड़े के लिए डकर रही हो। बांस के झिलंगे वाले खटोले पर लेटी सोनोला काकी मेरे सामने थीं। मार्किन की मटमैली साड़ी से देह ढके, सींक सी दुबली, दोनों बाहें बढ़ाकर उन्होंने मुझे अपनी छाती में समेट लिया। काकी की मुस्कान का हंसकर साथ देने वाले गुदने के फूल अब सूखी चमड़ी के साथ चिपके नीचे झूल रहे थे। पतली नुकीली नाक में चिरायता अब भी था। काकी हंसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हमार नाती राजा के गोदी में दे बचिया, दामाद बाबू आइले। काकी निखहरे कटोले से उठी तो उनकी नंगी पीठ पर कड़ी मूंछ की बनावट के निशान उभर आए थे। मैं हाथ बढ़ाकर पीठ सहलाने चली तो उन्होंने मना कर दिया। पीठ के दाग मत देख बचिया, छाती के दाग दिखा सकती तो दिखाईती रहे। काकी ने उठने की कोशिश की थी। वे सिरहाने रखे टूटे संदूक तक जाना चाहती थीं, लेकिन खटोले से उठते वक्त उनके पैर थरथरा गए थे और वे वापस बैठने की कोशिश में गिर पड़ी थीं। क्या हुआ काकी, कुछ चाहिए क्या? मैंने हड़बड़ा कर उन्हें थाम लिया था। ना रे, अब कुछ ना चाहिए, बहुत सुख मिलल, बहुत राज कैली। काकी ने संदूक खोलने का इशारा किया। एक काली पोटली निकलवाई थी और उसके भीतर से कब का तुड़ा मुड़ा 5 रुपए का नोट निकालकर सिद्धार्थ की नन्ही मुट्ठी में दबा दिया था। काकी ऐसा मत कीजिए, काकी आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, देना तो हमें चाहिए। दूर पगली। काकी की चिर परिचित परिहासमयी मुद्रा एक बार फिर वापस लौट आई थी। सुन तनी बदबनौनी की बात, बेटी का धन हम लेब, हमरा कवनो कमी नहीं खे बचिया। जब ते बीमार पड़नी, टोली पड़ोस के 2 मुट्ठी भात 2 गो रोटी साँझ पराते मिल जाला। गांव के लोग दान दक्षिणा में जनव मोट महीन बस्तर देला, पहिर लेला। अब का चाही, नात के देव तह हमारा अगला जन्म सुधरी बचिया। काकी को जर हो गया था। उस रात मैं सावित्री के साथ काकी के पास ही रह गई थी। डिबरी की मध्यम रोशनी में मैं और सावित्री काकी के पैताने बैठी उनके तलवे सहला रही थी। तभी वे अचानक उठ बैठी थीं। क्या हुआ काकी?
कैसन सबद सुनात बा बचिया? कुछ तो नहीं काकी, आप सो जाइए। आँख नईखे लगत रे, बहुत बेचैनी बा। कहीं टोल पड़ोस में लड़का भइल बा का? फुलहा थरिया बाजत बा। वे देर तक खटोले पर इधर से उधर छटपटाती रहीं। फिर उन्होंने लेटे लेटे ही उंगलियों पर ना जाने कौन सा हिसाब लगाया था। आज कातिल के पूर्णमासी है सावित्री? हाँ काकी। काकी ने आँख खोलकर सावित्री को निहोरा। आज वह सोहर सुना दे बचिया। सावित्री गाने लगी। राज सिया मोरे आँखें के पुत्री, दोनों बिना जगत अनहार, आज मोरे राम अवधपुर अही हैं। काकी की आंखें झरझर बरसने लगीं। उनका आंचल भीग गया। गीत के थमते उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। भगवान जंगल झाड़ सब में कुशल राख दू। अजुए बबुआ के जन्म भइल रहे बचिया। सोनुआ काकी के भीतर बरसों पुरानी प्रसव पीड़ा ताजी हो गई थी। कानों में कांसे की थालियों का खनखनाता शब्द, खटोले पर पुराने कपड़ों में लिपटा नवजात शिशु। क्या इसी दिन के लिए सोनुआ काकी ने वो पीड़ा सही थी? अम्मा कहती हैं सोनहुला की भी अपनी जिद है। सोमेश्वर ने कई बार चिट्ठी लिखकर उसे अपने पास बुलाया था, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहती। देखो आखिरी समय तक कौन सी दुर्गति होती है। मैंने भी काकी से यही सवाल किया था। सोमेश्वर भैया ने बुलाया तो आप गई क्यों नहीं काकी? एक लंबी चुप्पी के बाद काकी ने मेरे सवाल का जवाब सवाल में दिया था। रानी और कौआ हकनी में कौनो फर्क बा कि ना बचिया? बेटा पतों के दुआरी हम कौआ हकनी बने जाई? मैं उनकी बात समझ नहीं पाई थी। सोमेश्वर भैया इतने आदर से बुला रहे थे, फिर काकी वहाँ के अपने जीवन की तुलना कौआ हाँकने वाली के जीवन से क्यों कर बैठी? कुछ समझाने के बदले काकी ने सोमेश्वर भैया की चिट्ठियों का एक छोटा सा पुलिंदा सामने कर दिया। अम्मा तुम्हें गांव छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहिए, तुम बार बार मना क्यों कर रही हो? ये मत समझना कि यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत है या तुमसे कोई काम किया करवाया जाएगा। तुम्हारी बहू खुद ही बहुत होशियार है। मुझे तो गांव में अपनी बदनामी की चिंता है। लोग यही कहेंगे कि बूढ़ी माँ अकेली खट रही है और लड़का मौज कर रहा है। अम्मा तुम मेरी बदनामी करवाने पर तुली बैठी हो। सुना है कि लोग तुमको दान किया हुआ कपड़ा साड़ी दे जाते हैं और तुम हाथ पसार के ले लेती हो। छी अम्मा, मेरे पास नहीं आना चाहती मत आओ, लेकिन तुमने घर का पुश्तैनी टुकड़ा खोरी वाला धंधा शुरू कर दिया, मुझे बहुत अफसोस है। काफ़ी चिट्ठियाँ पढ़ते वक्त मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को निर्निमेष देखती रही थी वे। फिर उन्होंने एक फीकी हंसी हंसकर कहा था, बताओ बचिया, श्रद्धा प्रेम से को दे जाए तो हम कैसे न ले? एकरा में कौन बदनामी बा? सगरी जिंदगी गांव में कटल, अब मरद बेर गांव की माटी छोड़ शहर में बसे जाई। काकी की एक ही साध थी। सोमेश्वर भैया अपनी बहू के साथ साल में 2-4 दिनों के लिए भी कभी आ जाते तो उनकी छाती जोड़ा जाती, लेकिन सोमेश्वर भैया पूरी तरह नाराज़ हो गए थे। सावित्री ने बताया था कि काकी अपनी पंजाबिन बहू के जापे में पटना गई थीं, लेकिन 10 दिनों में ही वहाँ से लौट आई थीं। शहर की ज़िंदगी उन्हें कालकोठरी सी लगी थी। उनका दम घुटने लगा था। एजा हम अपना मन के रानी बनल रह बचिया, जबले जियब ए जिंदगी पर हमरे अधिकार रही। गांव के बेटियन पतोहन से हमार मन मिल गईल बा, अब हम कतऊ न जाई। काकी को एक ही पछतावा था। सोमेश्वर भैया काकी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की ज़बरदस्ती तो करते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की? छोटहन बिरवा होके त दूसरा जगह रोपला पर जड़ पकड़ ले। बुढ़वा बिरिज के सौर एक बार उखड़ जाए त दूसरा जगह कबो न लग सकेला। काकी का तर्क भी ठीक था। उनकी रुचियाँ, उनकी तमाम इच्छाएं गांव की माटी में रम गई थीं। पटना की हवा उन्हें रास नहीं आती। मैंने काकी को उस रात बार बार समझाया था, आप सोमेश्वर भैया की याद में अपनी देह मत भुलाइए, शांति से हंस बोलकर बाकी जीवन काटिए। जब तक सांस तब तक आस बचिया, कबहू न कबहू बबुआ गांव लवटिए हैं, यही उम्मीद में जियत बानी। पड़ोस से आती ढोलक की थाप अब शांत पड़ गई है। आनंद की लहरों पर छलकते गीतों के बोल खामोश हो चुके हैं। भूख की पहली अनुभूति से फूटने वाला नवजात शिशु का क्रंदन भी अब नहीं सुनाई पड़ रहा है। शायद उसे माँ के वक्ष से बहते दूध की धार ने तृप्त कर दिया है। मातृत्व की नई गरिमा से आह्लादित वो माँ अब भी अपने शिशु को थपकियाँ देकर आश्वस्त करती सुला रही होगी। गांव से लौटते समय पश्चिम पट्टी वाले खेतों तक सोनुआ काकी साथ आई थीं, धीरे धीरे लाठी का सहारा लेकर। मेड़ पर खड़ी काकी ने हाथ हिलाकर विदाई दी थी।
इसी मेड़ पर चलकर कभी सोमेश्वर भैया गांव से बाहर गए होंगे। काकी की उम्मीद भी अभी तक सोई नहीं है। पता नहीं उनके राम अवधपुर लौटेंगे भी या नहीं। अभी आप सुन रहे थे रीता शुक्ल जी की लिखी हुई एक बेहद संवेदनशील कहानी प्रतीक्षा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी अन्य कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।